समय के साथ विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है। अब हर चीज़ की जानकारी आपको आपके मोबाइल में मिल जाता है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उनमें जो हमारे पंचांग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो हमारे भविष्य को लेके क्या कुछ घटना घटित होने वाला है या उसको घटना घटित होने के लिए क्या वर्तमान में उपाय करना है, ये तमाम चीज़ें हमारे पंचांग में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि केवल लोगों के भविष्य की बातें नहीं होती हैं, बल्कि खेती से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियाँ होती हैं, पहले के समय में हमारे किसान भाई पंचांगों के ज़रिए पता करते थे। और ये माना जाता है कि जो पंचांग में बातें लिखी रहती हैं और जो घटनाएं होती हैं, उसका एक अलग मिलता जुलता असर देखने को मिलता है, क्योंकि पंचांग में जो लिखी बातें होती हैं वो ग्रह नक्षत्र तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ही लिखी जाती है। तो इस पंचांग की क्या भूमिका रहती है खेती में, और पहले और आज के समय में क्या कुछ हमारे पंचांग खेती को लेके कह रहे हैं, या जो चीज़ें हुई इन तमाम चीज़ों को लेके आज बात करेंगे और जानेंगे कि खेती में पंचांग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी, जो कि राजधानी पटना में हैं। और मुलाकात हुई तो मुलाकात में पंचांग के जिक्र हुआ, तो उन्होंने बताया कि कृषि में भी पंचांग का उल्लेख होता, पंचांग में भी कृषि का उल्लेख होता है और बताया जाता है कि कौन से नक्षत्र में बारिश होगी, कौन से नक्षत्र में बारिश नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं तो गुजरात के जो इलाके हैं वहाँ पे अगर आप एक वाव होता है जहाँ पे बरसात के पानी का संरक्षण किया जाता है और लोग उसका साल भर यूज करते हैं, पहले भी करते थे, कुछ जगहों पे भी है। तो उसमें भी जो पानी का जो संग्रह होता था वो भी नक्षत्र के अनुसार होता था, हर बरसात के पानी का संग्रह नहीं होता था। तो ये चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन बात होगी खेती पे और आज समझते हैं क्या कुछ है। डॉक्टर राजनाथ झा जी, पंचांग का एक अपना ही महत्व है। अगर हम विज्ञान बताता है या मौसम विभाग बताता है कि आने वाले 3 घंटे में बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि पंचांग में भी उसका उल्लेख कई दिन पहले जब लिखा जाता है पूरे साल का, तो उसमें होता है क्या कुछ रहता है। और कृषि में क्या कुछ पंचांग की भूमिका है? देखिए, बहुत सारी भूमिकाएं हैं। हमारे कृषि प्रधान देश जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जो विज्ञान के रूप में ज्योतिष शास्त्र की जो एक भूमिका है वो बहुत विशिष्ट भूमिका है। और हमारे ऋषियों ने, हमारे आदर्श चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने चिंतन करके हर पहलू पर ज्योतिष शास्त्र की अहमियत दिखलाई है, जिसमें कृषि विज्ञान भी है। तो कृषि विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र की महती भूमिका है। जैसे मैं बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र का 3 स्कंध है। ज्योतिष शास्त्र के जानने के लिए 3 स्कंध का अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 है। तो सिद्धांत जो हुआ, सिद्धांत ग्रंथों में हम जहाँ आकाश मंडल में ग्रह के उदय अस्त, ग्रह के चाल, ग्रह की दूरी, ग्रह की स्थिति, और ये जो 360 अंश पे पूरे सूर्य भ्रमण करते हैं 12 राशियों में, 27 नक्षत्रों में, जहाँ मैं उसकी गणना करता हूँ, उसका गणित बनाता हूँ, ग्रहण सिद्धि करता हूँ, कब ग्रहण लगेगा नहीं लगेगा। तो वहीं संहिता के ग्रंथों में, खास करके संहिता में जब बराहमिहिर हुए ना, बराहमिहिर विक्रमादित्य के नवरत्न थे बराहमिहिर, उज्जैन के, और बराहमिहिर ने बहुत सारा काम किया है। और इस पे ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे बृहत संहिता, भद्रबाहु संहिता, अद्भुत दर्पण, अद्भुत सागर इत्यादि जो आचार्यों की कीर्ति है वो खास करके हमारे कृषि विज्ञान के लिए ही है। तो उन्होंने बताया है कि हम लोग जैसे पंचांग बनाते हैं, आप देखा जाए तो इस पंचांग में लिखा हुआ है वर्षा 12 बिस्वा। बिस्वा मतलब तौल होता है, नाप। जैसे नीमे तौल का होता है ना, त्रुटि, मतलब कोई भी तौल का जो मापक होता है। आजकल तो शेर होता था पहले, अब लोग किलो से जानते हैं, केजी, पहले शेर कहते थे। तो उसी तरह से 12 बिस्वा वर्षा होगी। अब ये देखिए, पंचांग में लिखा है कि वर्षा 11, यानी कि अच्छी वर्षा का योग है। और धान्य भी 11, मतलब जितना वर्षा उतना धान, यानी कि वर्षा भी होगी। अब वर्षा के अपेक्षा जितना वर्षा होगा उतना हमारे यहाँ धान की उपज भी होगी। धान मतलब धान की खेती, अच्छा। धान की खेती भी तो होगी, मतलब धान की भी उपज होगी। तो ये पंचांग में जब पंचांग का निर्माण होता है, उसी समय साल भर के लिए एक तो ये पूरे वर्ष का नाप तौल हो गया। लेकिन
जिस महीने में हम हर एक महीना का गणना करते हैं, तो जब वर्षा का ऋतुएं वर्षा की ऋतुएं होती है, उस समय में जो प्रधान आर्द्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, हर वर्षा का अलग अलग रूप बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में कि अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगी तो इसमें मतलब हवा के साथ जो है तेज पानी का ये रहेगा, झटका कहते हैं उसको, मतलब फुहारा रहेगा। अब आर्द्रा की वृष्टि होगी तो वो मूसलाधार वृष्टि, मतलब कहता है कि पूरा एकदम मेघ जो है संवर्त न जैसा, मतलब पूरा वर्षा होगी जो जमीन पे पूरा अटक जाएगा पानी। तो अब देखिए उसमें कृषि का तो महत्व ही है। जैसे हम आर्द्रा के वर्षा में या मृगशिरा के वर्षा में धान को बोते हैं, तो बोने के समय में अगर हवा के साथ रहेगा तो वो तो उखड़ जाएगा, वैसा बारिश नहीं होती। और जब फसल को लहलहाने की समय आता है उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, तो उसमें देखिएगा कि हवा के साथ पानी रहता है, तो वो हवा में फसल जो है लहलहा के पूरे बढ़ते चला जाता है। तो हर समय का कृषि में खास करके देखें तो हर समय का एक वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज से नहीं प्राचीन काल से है। जैसे आप देख लीजिए मूंग की खेती होती है, और तो मूंग की जो खेती होती है तो बताया जाता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अगर खेत में हम मूंग का बीज डालेंगे तो मूंग का पैदावार अच्छा होगा। हाँ, अब ये चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष हम कैसे समझेंगे? इसके लिए तो ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होगी, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है। अब देखिए केला लगाने के लिए अमुक अमुक नक्षत्र में केला लगाएंगे सिमी में तो अच्छा होगा, आम का पेड़ इस नक्षत्र में लगाएंगे अच्छा पैदावार देगा। ये नक्षत्र की गणना हम कहाँ से करेंगे? ज्योतिष शास्त्र से करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कृषि के ऊपर जानकारियाँ आज से नहीं, चौथी शताब्दी से, उससे पहले से हमारे भारतवर्ष में रही है। अगर मैं वर्तमान में बताऊं तो क्या कुछ कह रहा है नक्षत्र और क्या? देखिए इस वर्ष धान का फसल अच्छा आने का संयोग है, हमारे पंचांग में लिखा हुआ है, और बारिश और धान समतुल्य रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बारिश ही हो जाएगी धान नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि बारिश के कारण धान। आगामी जो शुरू के नक्षत्र हैं उसमें बारिश कम बताया गया है, जैसे पुनर्वसु, आर्द्रा इत्यादि, आर्द्रा पुनर्वसु सब में कम बतलाया गया है। अब देखिए ये सब जो है ये धान के विषय में ही मुहूर्त दिया गया है। आप देखिए ये क्या है, मतलब धान्य छेदन मुहूर्त, धान कब काटेंगे, मेधी रोपण मुहूर्त। पहले अभी तो ट्रैक्टर सब तकनीकी चीज कर रहा है, पहले मेधी रोपण होता था और बैल से लोग चाक घुमा करके धान तैयार करते थे, तो मेधी रोपण मुहूर्त। वर्षेस मेघ विचार, इस वर्ष में मेघ का क्या विचार है? यह धान्य स्थापन मुहूर्त, धान को संरक्षण करके कौन कौन नक्षत्र में रखेंगे तो धान का संरक्षण होगा और धान की बीज हमारी मतलब सुरक्षित रहेगी। धान्य वृद्धि मुहूर्त, धान की वृद्धि के लिए कौन कौन मुहूर्त में हम धान का किस किस नक्षत्र में करेंगे तो धान की वृद्धि होगी। बीज स्थापन, बीज को अगले साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से नक्षत्र, कौन कौन सी तिथि में हम करेंगे, कौन कौन से दिन करेंगे, शुक्ल पक्ष में कब तक, कृष्ण पक्ष में कब तक, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बीज बपन मुहूर्त, बपन मतलब बीज की छिड़काव, खेत में किस नक्षत्र में हम बीज बपन करेंगे। जैसे देखिए अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरातीन, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, इन नक्षत्रों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि को अगर इन दिनों में चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र दिनों में अगर हम खेत में बीज डालेंगे तो हमें पैदावार अच्छा होगा। देखिए हल प्रवहन मुहूर्त, किस मुहूर्त में हम खेत में हल ढुकाएं जो खेत की तैयारी बढ़िया हो। अब देखिए धान्य रोपण मुहूर्त, धान किस मुहूर्त में रोपे हम, तो देखिए रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, इन नक्षत्रों में सोमवार, रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन दिनों में शुभ तिथि को देख करके अगर धान्य रोपण किया जाए तो हमारा धान का
उपज हमारे धान का पौधा अच्छा होगा। सुन लीजिए, बता दिए हैं सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आज से नहीं, हमारे प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष के परंपरा में रही है। उस परंपरा को आज हम एक अलग तरह से भुनेते जा रहे हैं। कितने लोग समझते हैं नहीं। खास करके आज भी अगर गांव में आप जाएं और गांव को किसानों को देखें, बड़े बुजुर्गों को देखें, तो उन लोगों को तो बहुत सारा वचन जो है ना वो अभ्यास है। ऐसा जब जब ये तो संस्कृत में और हिंदी में शास्त्र बना। अब ये शास्त्र तो सर्वसुलभ नहीं होगा। सर्वसुलभ नहीं होगा तो लोग जानेंगे कैसे। अब कृषि में तो बहुत सारे ऐसे कृषक हैं जो बहुत एजुकेटेड भी नहीं है, तो इसको लोक भाषा में बना दिया गया। हाँ, जैसे डाक वचन, जैसे भांडरी का वचन, और इन वचनों को लोग अभ्यास किए हुए। भांडरी वचन जैसे कहता है कि हम एक वचन सुनाएंगे आपको कि पूर्वा पर पछवा बहे, पूर्वा पर पछवा बहे, विधवा करे श्रृंगार, एक उगरे एक बरसे कह गेल डाक। तो कह रहा है कि पूर्वा हवा चल रही है, पूर्वैया, उस पर पछवैया हवा अगर बह गई तो पूर्वा पर पछवा बहे। और जैसे विधवा करे श्रृंगार, कोई विधवा अगर श्रृंगार कर ले, वैधव्य जिनका योग है, तो वो कुत्सित हो जाएंगी, श्रृंगार में भ्रष्ट हो जाएंगी। और लेकिन पूर्वा हवा चल रही है और उस पर अगर पछवा हवा का साथ दे दिया, तुरंत पूर्वा हवा बह रही है, साथ ही पछवा, तो वर्षा होना निश्चित है। एकदम बारिश होने ही होनी है। पूर्वा हवा बह रहा है, तुरंत पछवा आ गया, पूर्वा पर पछवा बहे। पूर्वा के बाद जस्ट अगर पछिया हवा शुरू हो गया, पछवा, तो एक को बरसना ही है, बरसना ही। ऐसे लोक वचन में हमारे पूरे भारतवर्ष में कहीं डाक, कहीं भांडरी, कहीं घाघ, ऐसे करके लोकोक्ति में बनाया गया ये ज्योतिष शास्त्र का, जितने संहिता के ग्रंथ हैं। और वो लोकोक्तियाँ जन जन में व्याप्त थी। आज भी अगर बड़े बुजुर्गों के पास आप बैठेंगे और ये वचन सब पूछेंगे तो आपको सुनाएंगे वो, और उसको मान करके वो लोग खेती करते थे। और हमारा भारतवर्ष सब दिनों से कृषि प्रधान देश रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम राजधानी पटना में बैठे हुए हैं और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से ही है। तो क्या कुछ बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कृषि को लेकर पंचांग क्या करता है? इस बार भविष्य अच्छा है? पिछले साल तो जिस तरह से तबाही का दौर देखने को मिला लंबे समय बाद, तो क्या कुछ? देखिए दरअसल इस वर्ष जो है अपने यहाँ 11 वर्षा और 11 धान्य, मतलब सामान्य बताया गया, मतलब उपज अच्छी होगी धान की। हम लोग तो मूल फसल धान होता है, धान और गेहूँ, बाकी तो और फसल होते हैं, लेकिन धान गेहूँ जो है वो मुख्य फसल है। तो 11 वर्षा और 11 धान इस साल रहेगा। खास करके जहाँ तक बिहार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो कृषि प्रधान है ही। और हम एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि हम आजकल बहुत सारे आधुनिक अवयव को भी अपनाते जा रहे हैं, और अपनाते हैं और फसल भी अच्छी आती है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि पहले के ज़माने से आज के दिनों में उपज ज़्यादा हो रहा है। एक से एक तकनीकी, एक से एक सुविधाएं, एक से एक खाद मिलते हैं। लेकिन वो खाद्य पदार्थ के अत्यधिक प्रयोग से जो अन्न होता है, वो अन्न कहीं न कहीं हमारे मन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे चीज़ों को प्रभावित करता है। तो हम तो आधुनिक चीज़ को भी अपना है, परंतु हम उसके साथ अगर अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसे ज्योतिष की ज्ञान परंपरा, ज्योतिष की जो कृषि के ऊपर जो ज्ञान परंपरा है, जो सदियों पुरानी है, 400 सदी से चली आ रही है, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में अगर मिल करके आधुनिक क्या कर रहे हैं, हमारा आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है, हमारी प्राचीन व्यवस्था क्या रही, और तुलनात्मक करके अगर कोई भी रिसर्च करके काम किया जाए, एक अनुसंधान करके, तो हम कहेंगे कि बगैर खाद, बगैर बहुत चीज़ ना भी उपयोग करके हम अच्छा फसल उपजा सकते हैं, अच्छी पौधा लगा सकते हैं, अच्छा वनस्पति बना सकते हैं, जो जन कल्याण के लिए भी होगा। और अभी जो वर्तमान में रोगों में अत्यधिक वृद्धि देख रहे हैं आप, हम लोग भी बचपन में थे, 3 तरह के ज्वर समझते थे। कोई कहता था कि एक तो वायरल बुखार हो गया, 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा, हम लोग की बचपना में, और नहीं तो टाइफाइड हो गया,
थोड़ा लंबा समय चलेगा और कुछ दिनों में आया था काला जार, आया था ना। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि 100 तरह के बुखार हो गए। बुखार की कितनी प्रकार हो गई बुखार की। कहीं ना कहीं तो हमारी खान पान की अशुद्धियाँ हैं। कितने लोगों को आज से आप देख लीजिए 40 साल पहले डायबिटीज़ था, ये डायबिटीज़ इतना क्यों बढ़ रहा है? विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय है। ये हार्ट अटैक, इतने लोगों को, दादाजी को कहाँ हार्ट अटैक हुआ, कहाँ शुगर हुआ, सब कुछ खाते थे, बहुत अच्छा से रहते थे। आज देखते हैं कि नवयुवक को थायराइड हो गया, उसको शुगर हो गया। तो कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं। हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन उसी हिसाब से स्वास्थ्य के मामले में, बहुत चीज़ों के मामले में हम कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है और सबका मूलभूत है खान पान। तो हम लोग अगर तत्वावधान में प्राचीन और भारतीय कृषि परंपरा जो रही है उसको संयुक्त करके काम करें तो निस्संदेह एक नया अवयव बनेगा जो कल्याणकारी भी होगा और जनमानस के लिए उपयोगी धन्यवाद होगा। सर आपका किसान तक से बहुत बात करने धन्यवाद। के लिए। तो ये थे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी, जिन्होंने कहा कि तकनीक, जिस तरह से वैज्ञानिक तकनीक तमाम चीज़ें हैं, उसके साथ जो हमारी परंपरागत जो सूचनाओं का केंद्र रहा था पंचांग या जो हमारा ज्योतिषास्त्र तमाम चीज़ें, उसको लेके भी अब सरकार को सोचना होगा और इन दोनों को समानांतर लेके चलने की ज़रूरत होगी। तभी जो चीज़ें कृषि में उत्पादन तो हो रहा है लेकिन लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति से लेकर तमाम आम आदमी के स्वास्थ्य पे असर दिख रहा है, वो कम हो सकता है। तो ये चीज़ें थी पंचांग की, जिस पे हम क्या तमाम भारतीय गर्व करते हैं। और इस पंचांग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रहती है कि आप इसके जब मुख्य पेज पे जब जाइएगा तो सबसे पहले कुछ चीज़ दिखता है, तो वो दिखता है खेती और कृषि से जुड़ी हुई जानकारी। क्योंकि इस पंचांग को भी पता है कि जीवन जीने के लिए भौतिक सुविधाएं न भी रहे तो चलेगा, लेकिन अनाज होना चाहिए। और शायद उसी को देख के हमारे पूर्वजों ने कुछ इस तरह के पंचांग का निर्माण करवाया था, जो आज सही रूप में कारगर साबित हो रहा है। और आज लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास इस पर बना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि पंचांग के अनुसार पहले भी खेती होती थी। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशानी हो रही है तो आप भी मिलिए अपने अगल बगल के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, आपको ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे मिलिए और आपको कहीं ना कहीं वो पूरी विधि बताएंगे। तो ये थी खेती से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियाँ जो शायद हमारे नवयुवा भूलते जा रहे हैं, उसको बताने का एक प्रयास था। और खेती धान की रोपनी शुरू करने का जो कोई किसान शुरू कर चुका है, तो ये पंचांग में उन्होंने बताया है कि किस किस दिन आप रोपाई शुरू करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।